केंद्र एवं राज्य सरकार पर जन विरोधी, मजदूर और कर्मचारी विरोधी नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर देशव्यापी हड़ताल हुई। इस हड़ताल का आह्वान देश की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियंस, केंद्र एवं राज्य सरकार और पीएसयू के कर्मचारी संगठनों की फेडरेशनों ने संयुक्त रूप से किया। हरियाणा में भी कर्मचारी संगठनों और यूनियंस की हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिला। कर्मचारी संगठनों ने दावा किया कि हड़ताल सफल रही और सरकार पर अपनी मांगे मनवाने के लिए ये हड़ताल ऐतिहासिक साबित होगी। तो वहीं सरकार ने हड़ताल से निपटने के लिए प्रशासनिक प्रबंध किए थे। कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगों पर नजर डाले तो मजदूर विरोधी लेबर कोड वापस करना, न्यूनतम वेतन प्रति माह 30,000 रूपए, ठेका प्रथा, निजीकरण बंद कर परमानेंट हायरिंग, खाली पदों पर स्थायी भर्ती के साथ नए पदों का सृजन, मनरेगा को मजबूत करके बहाल कराना, मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून लागू करो, बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई के निर्णय की वापसी, सभी फसलों पर एमएसपी और खरीद की गारंटी। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर रोष जताते हुए सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। आज की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है वो सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, कर्मचारी विरोधी नीतियां हैं, जैसे कि सरकार अभी सेंटर में 4 श्रम कानून लेके आई है। इससे कर्मचारियों के जो टाइम के घंटे हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। जो हमने अंग्रेजों के साथ लड़के कुर्बानियां दे के अपने 8 घंटे की ड्यूटी करवाई थी और एक वीकली रेस्ट का प्रावधान करवाया था, अपने यूनियन के अधिकार बनवाए थे, वो अधिकारों को खत्म करना चाहती है। काम कर रहे थे, मिड डे मील वर्कर है, चाहे आशा वर्कर है, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि भाई यानी हम अपना महिलाओं के प्रति काफी गंभीर है, यानी वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है, लेकिन उसके साथ इन बहनों का, बेटियों का कितना बड़ा शोषण किया जा रहा है। सभी डिपार्टमेंट भी इसी समस्या को लेके इकट्ठे हो रखे हैं, हम भी अपने वही समस्याओं को लेके इकट्ठा हो रखे हैं। मांग क्या है? मांग तो कुछ है ही नहीं जी, समस्याएं हैं हमारी सारी और वो एज इट इज चल रही है, उनका कोई समाधान नहीं हुआ है। जैसे 1 साल से तो हमारा जो आंगनबाड़ी भवनों का किराया है वो नहीं दिया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट बिल सरकार लेने जा रही है, हिट एंड रन कानून सरकार लागू करना चाहती है। इन तमाम मांग और मुद्दों के लिए देश के अंदर तरह से मतलब सरकारी संस्थाओं को बर्बाद करने पर जो सरकार उतार हो रही है, इसी वजह में आज पूरे देश के अंदर ये हड़ताल है। हरियाणा में हड़ताल का कितना असर, क्या दबाव में आएगी सरकार, क्या कर्मचारी संगठनों की मांगे पूरी करेगी सरकार, कर्मचारी संगठनों की रणनीति कितना लाएगी रंग, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिस तरीके से कर्मचारियों की हड़ताल अब लगातार देखने को मिल रही है, अब इस पर तमाम सवाल भी खड़े हो जाते हैं। अब एक एक करके सभी सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। पहला सवाल जो है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, हरियाणा में हड़ताल का कितना असर देखने को मिल रहा है। सवाल नंबर 2, क्या सरकार पर हड़ताल का असर होगा। सवाल नंबर 3 आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्या कर्मचारी संगठनों की मांगे पूरी करेगी सरकार। ये तमाम सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं। हमारे साथ पैनल में तमाम मेहमान जुड़ेंगे और मेहमानों से इन्हीं सवालों का जवाब लिया जाएगा। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता रामराज शर्मा जी जुड़ गए हैं, वहीं हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता ललित अरोड़ा जी जुड़ गए हैं और वहीं आईएनएलडी से प्रवक्ता रजत पंजेटा जी जुड़ गए हैं। और बात करें हम, हमारे साथ एआईएसजीईएफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आप सभी का पैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत जो है मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रामराज जी के साथ करूंगी। रामराज जी, देखिए जिस तरीके से कर्मचारी अब प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर गए हैं, क्या कहना है आपका, क्या उनकी मांगे जो हैं उन पर कार्य किया जाएगा, क्या आश्वासन देना चाहेंगे फिलहाल आप? जी रामराज जी। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बसें हैं हमारी वो सुचारू रूप से चल रही हैं। आज सुबह 23 जिलों में चंडीगढ़ को मिलाकर 1651 बसों का संचालन हुआ। आमतौर पर ये 1643 बसों का संचालन होता था, तो कोई असुविधा न हो हमारे देवतुल्य जनता जनार्दन को सरकार ने इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर ली थी। और जहां तक मैं कर्मचारियों भाई, क्योंकि उसका स्ट्राइक का सवाल है, इसका भी कोई खास असर नहीं हुआ है क्योंकि सरकार ने व्यवस्था कर ली है। और मैं कर्मचारी भाइयों से भी विनम्र आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो जिद छोड़ के बातचीत का रास्ता अपनाएं और ऐसा व्यवधान ना करें कि हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन को असुविधा हो
वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी जो सरकार है कर्मचारियों के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए ये सरकार काम करती है। और ये सभी वर्गों की सरकार है, किसानों की सरकार है, कर्मचारियों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, ये मातृशक्ति की सरकार है, युवा शक्ति की सरकार है, ये सभी वर्गों की सरकार है, सभी की हितैषी सरकार है। मैं आपको बताऊंगा जी, हरियाणा में लगभग 2 लाख करोड़ से अधिक का बजट हमारे 2025-26 के लिए है। और उसमें से मैं बता रहा हूं आपको, लगभग 45 से 50% कर्मचारियों का वेतन, पेंशन और ब्याज के भुगतान में चला जाता है। और जहां तक कई मांगे ऐसी हैं जो पूरी नहीं की जा सकती, उसमें अन्य वर्गों का जी, देना पड़ता है। ठीक है, ठीक है रामराज जी, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता ललित अरोड़ा जी भी जुड़े हुए हैं। आपकी वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है ललित जी। देखिए, जिस तरीके से ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, मैं कांग्रेस पार्टी का स्टैंड यहाँ पर जानना चाहूंगी, क्योंकि कर्मचारी अब सड़कों पर हैं और उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि मांगे तो हैं, उसके साथ साथ समस्याएं काफी हैं। जी ललित जी। देखिए, जिस आशंका ने हमें घेरा था वह सच्चाई बन के खड़ी है। आज हड़ताल सिर्फ हड़ताल के लिए नहीं, बदलाव के लिए है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि खेत सिर्फ जमीन नहीं होते, खेत जमीन की देश की आत्मा होती है। और इस जैसे मूर्ख हंसते हैं, ये वर्कर्स के ऊपर हंसते हैं स्ट्राइक तोड़ने के तरीके अपना के। मूर्खता भी हंसना इसी को कहते हैं। की बात कर रहे हो, 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और विश्व आप इसको म्यूट नहीं करेंगे तो मैं रामराज जी, देखिए, मैंने आपको आपका समय दिया था और मैं आपके पास आऊंगी, आप काउंटर कीजिएगा, पर अभी बीच में काउंटर मत कीजिए। वो अपनी बात को रख रहे हैं, मैं आपको आपका समय दूंगी, आप अपनी बात को रखिएगा। एक एक करके अगर अपनी बात को रखेंगे तो जनता तक भी स्पष्ट संदेश जाएगा। जी ललित जी, कंटिन्यू कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आज वर्कर अपनी आत्मा से समझौता नहीं करता, जैसे इन्होंने अमेरिका से किया है। आज आंख खोलने का भ्रम छोड़कर हक के लिए खड़े होने का समय है। किसान झुकता नहीं है और ना किसान रुकता है, ना मजदूर रुकता है। जब खेत जागते हैं तो इतिहास करवट लेता है और एकता ही सबसे बड़ी फसल है। आज इन्होंने दिखा दिया कि कामगार झुकेंगे नहीं और दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो जाओ का नारा आज बुलंदी से हो रहा है। 30 करोड़ लोग हड़ताल पे हैं। क्यों हड़ताल पे हैं? इस विषय पे मैं एक ही बात अभी तो ये कहना चाहूंगा कि वर्कर आज ये सोचता है कि तू देश बचाने की सोच, देश को बेचने और तोड़ने के लिए तो ये लोग खड़े हैं जो अभी हंस रहे थे। मूर्खतापूर्ण हड़ताल हो रही है, वो वर्कर तनख्वाह कटवा रहा है और वो कितनी परेशानी में है। और ये आदमी, इसको कुछ पता ही नहीं है, भाजपा का चमचा है ये तो बिल्कुल ही अंधभक्त है। रामराज जी, मैं आपके पास आऊंगी, मैं उनके बाद आपके पास ही आ रही हूँ, आपको समय दूंगी, आप अपनी बात को रखिएगा, क्योंकि सवाल कई है। अगर आपने जैसे कि बोला भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग की सरकार है, हम भी मान रहे हैं इस बात को, पर कर्मचारी सड़कों पर क्यों हैं? आप जवाब दीजिएगा। पहले एक बार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को अपनी बात को कंप्लीट करने दीजिए। जी हाँ, ये इनको तकलीफ होती है, बिलबिला उठते हैं। देखिए, 4 लेबर कोड्स हैं जो इन्होंने जो कोविड के टाइम में बना दिए, इसको मजदूरों ने विधायी हिंसा कहा है। इट इज ए वायलेंस ऑफ द विधायी का 12 घंटे का कार्य दिवस कर दिया। वर्क लाइफ बैलेंस को क्या होगा? न्यूनतम वेतन को कमजोर कर दिया फ्लोर वेज के जरिए, हड़ताल को अपराध बना दिया, यूनियन की मान्यता और सीमा बढ़ाने के और नोटिस पीरियड के अधिकार कमजोर कर दिए, मनरेगा की समाप्ति कर दी, जी राम जी बना दिया। एफटीए का मतलब पता है? राम जी शर्मा को पूछ लेना जरा। यूएस से EU यूके के साथ इन्हें साम्राज्यवादी जाल कहा जाए जो पश्चिमी पूंजी को बढ़ावा देते हैं। और बजट में देख लीजिए क्या किया इन्होंने वर्कर के लिए। इसके अलावा देखिए, जो आज इंटक का वक्तव्य आया उसमें यह लिखा आया कि हड़ताल जो है अन्य ट्रेड यूनियन के साथ मिलकर कर रहे, जिसमें 10 यूनियन ज्वाइंट प्लेटफॉर्म में शामिल हैं। उन्होंने ये कहा कि केंद्रीय ट्रेड यूनियन और सेक्टरल फेडरेशन के साथ मिलके, और उसका सारे हरियाणा में असर हुआ है। इसमें इनका एक मुद्दा यह भी था कि ड्राफ्ट सीड बिल और जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है, कृषि और बिजली उपभोक्ता पर उसका बुरा असर पड़ता है। इंश्योरेंस में 100% FDI, उसके खिलाफ में हड़ताल है। किसान मोर्चा स्कैम ने इसको किया है। पर्यावरण के खिलाफ जो चीजें हो रही है, प्रदूषण हो रहा है, अरावली हिल का विनाश हो रहा है, तो ये लेबर कोड पे भी है। इन सभी चीजों पे ये हड़ताल की गई है। हड़ताल पूरी तरह कामयाब है। और अगर कोई मूर्ख व्यक्ति खुशी मनाता है हड़ताल कमजोर हुई है, तो मैं तो उसकी बुद्धि पे तरस दिखा सकता हूँ। ठीक है ललित जी। रामराज जी, अपनी बात को रखिए।
ऐसा है, मैं किस बात पे ज्यादा बताऊं आपको। ये कह रहे हैं बदलाव चाहती है जनता। अरे जनता ने तो बदलाव कर दिया, तुम तो नकारे लोगों। जनता ने आपको नकार दिया, आपकी ठगी ठोरी की दुकान बंद कर दी। आपने झूठ बोला था संविधान बदला जा रहा है, आपने झूठ बोला आरक्षण खत्म कराया जा रहा है। रामराज जी, ये तो चलो ठीक है, जनता ने जो चाहा, जनता का रिजल्ट दिखा। अभी तो आप फिलहाल इसी मुद्दे पर जवाब दीजिए ना। जो कर्मचारी सड़कों पर है उन पर आपका क्या कहना है? पीछे पीछे भाग रहे थे, कार्ड ले लेकर भागा गया, भाग रहे थे, इसलिए जनता ने आपको नकार दिया। जनता दोबारा नकारेगा लोगों। इन्होंने पहले किसानों को भड़काया, फिर किसान इनकी बकाई में नहीं आया। आज 24 फसलें एमएसपी बंद कर रहे हैं, सबसे ज्यादा फसलों का भाव दे रहे हैं, इसलिए जनता ने आपको नकार दिया। किसान आपकी बकाई में नहीं आया, आप किसानों का हितैषी बनने का। रामराज जी, अरे सबसे ज्यादा किसान विरोधी तो आप हो। रामराज जी देखिए, मान लेते हैं जनता ने नकार दिया, जनता ने आपको चुना है, आप सत्ता में है, पर अभी जो चर्चा का विषय है वो यही है, कर्मचारी जो स्ट्राइक पर है, आप उन पर जवाब दीजिए ना। मुद्दा यही है। देखो मैं आपको, देखो आपके चैनल के माध्यम से जी मैंने कर्मचारी भाइयों से भी विनम्र आग्रह किया है कि वो जिद्दी छोड़ें और बातचीत का रास्ता अपनाएं और हमेशा संतुलन बनाए रखा जाता है। मैंने आपको बताया, मैं पिछला हमारा 25-26 का हमारा जो बजट है 2 लाख करोड़ से अधिक का है, उसमें से लगभग 45-50% तो कर्मचारियों का वेतन है, पेंशन है और ब्याज के भुगतान में चला जाता है और सभी वर्गों का ख्याल करा जाता है। अगर एक कल को सरकार दूसरा स्ट्राइक कर लेगा, परसों को कोई कर लेगा, अगर उनकी बात मानती जाएगी तो हमारा जो वित्तीय ढांचा है वो कमजोर हो जाएगा और हमारे जो विकास कार्य है वो प्रभावित हो जाएंगे। चिकित्सा है, शिक्षा है, हमारा बुनियादी ढांचा है, सबका ध्यान रखना पड़ता है सरकार ने। और जहां तक ये कह रहे थे अभी, इनको पूछो, इनके टाइम में सेक्शन 4(6) का नोटिस थमा देते थे, किसान को डरा धमका के ये सस्ते भाव में जमीन रखते थे, महंगे भाव में ये बिल्डरों को बेच देते थे, कॉलोनी काट देते थे। इनकी अवैध सरदार गुरनाम सिंह चटर्जी ने कहा कि भाइयों हमने कांग्रेस का पक्ष में माहौल बनाया, हमने बीजेपी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कांग्रेस उसको कैच नहीं कर पाई। इसका मतलब किसान यूनियन में और इनमें कोई समझौता हुआ था, इन्होंने समझौता तोड़ दिया, इसलिए गुरनाम सिंह चटर्जी ने इनकी बात बता दी। और जहां तक बात कर्मचारियों की है, ये कर्मचारियों के हित की सरकार है। जहां तक डीए की बात है, महंगाई भत्ता ये केंद्र के अनुरूप हम दे रहे हैं, जैसे बढ़ोतरी केंद्र सरकार कर रहा है वो हम भी कर रहे हैं। पारदर्शिता के आधार पर हमारी नौकरियां दे रहे हैं हम। जैसे 3-3 पीढ़ी खाली चली जाती थी इनके टाइम में, कोई चपरासी के दर्शन नहीं होते थे। आज मेरिट के आधार पर किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा आज ऑन मेरिट, बिना खर्चे बिना पर्ची के क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये हमारी सरकार लगा रही है, ये डॉक्टर नारायण सिंह सैनी की सरकार लगा रही है। मनोहरलाल जी ने इस सिस्टम को शुरू किया था, उसका फॉलोअप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अरे मैडम जी, ये डिबेट के लिए क्यों बुलाया था हमें? कोई इश्यूज के ऊपर बात करो ना। ठीक है जी, बिल्कुल। रामराज जी देखिए, मुद्दा ये देखिए, पिछली सरकार ने क्या किया, जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। आपको अब जनता ने चुना है ना, तो जनता की जो उम्मीदें है वो आपसे है ना। कर्मचारी की जितनी भी उम्मीदें है, जब भी तो सड़कों पे है, उनको परेशानी है, जब भी तो ये मुद्दे उठा रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ एनएलडी से प्रवक्ता रजत पंजेटा जी भी जुड़े हुए हैं। रजत जी, एनएलडी की क्या राय है इस पूरे मामले पर? जी, सपना साकार कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी। रजत जी, हमारा राज्य भी विकसित राज्य की ओर। रामराज जी देखिए, मैंने आपको आपका समय दिया था, मैं आपकी बात लौटूंगी, फिर आप अपनी बात को रखिएगा। जी रजत जी, कंटिन्यू कीजिए अब। देखिए, पहले तो ये डिबेट कोई पॉलिटिकल नहीं है। रामराज जी को पता नहीं एकदम क्या हो गया, हमें ये भी संभालना है, हमें तो सारे वर्गों को संभालना है। इनको पता ही नहीं आज डिबेट क्या है, जिद पे एक बोल रहे, जिद पे। मेरे को सब पता है, आपने सिखाने की जरूरत पड़ेगी क्या? आपसे सीखूंगा क्या मैं? मेरे को सब पता है। मेरे पास टॉपिक कितना घमंड है इसको। ठीक है, ठीक है, देखिए मुद्दे पर बने रहते हैं, पर्सनल कोई मत जाओ, मुद्दे पर बने रहते हैं। रजत जी बात को रखिए, ठीक है। इसको म्यूट कीजिए। आपके टाइम में हीरो होंडा में स्ट्राइक हुई थी, आपके टाइम में मारुति में स्ट्राइक हुई थी। रामराज जी देखिए, मैंने आपको आपका समय दिया था, मैं आपके पास लौटूंगी, ऐसे चर्चा संभव नहीं है ना। सबको अपनी बात रखनी है। रजत जी अपनी बात को रखिए। मेरे बारे में बोल रही है, आपकी बारी में कौन बोल रहा है? आप मेरी बारी में बोल रहे हैं। मेरे बारे में आप बोल रहे थे, मेरे को नहीं पता टॉपिक क्या है।
आप बताओगे क्या? ठीक है रामराज जी, ठीक है। रजत जी अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। ये जुबान मेरे अंदर आपसे दुगनी है, मगर ये टीवी पे बैठे हैं हम, ठीक है? ये धमकियां किसी और को देना जाकर, समझे? धमकी देने वाली तो आपकी पार्टी है। अरे आपकी पार्टी देगी धमकी। रामराज जी, रजत जी, देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, शब्दों की गरिमा बनाए रखते हैं और मुद्दे पर रहते हैं, क्योंकि देखिए जनता आपको सुन रही है, जनता देख भी रही है, जनता सुन भी रही है, मुद्दे पर रहते हैं। मतलब मजाक बना रखा है, ऐसे चर्चा नहीं होगी रामराज जी। अकेले आप डिस्टर्ब कर रहे हो पूरी। देखिए मेरे को म्यूट कराना पड़ेगा रामराज जी, ऐसे चर्चा नहीं होगी। रजत जी अपनी बात को रखिए अब। पहली बात तो ये जो 4 लेबर कोड्स लेके आए हैं, इसको रिपील करने के लिए है। कहीं ना कहीं ये जो गलत बिल लेके आए हैं, जनता जिद पे नहीं अड़ी, कर्मचारी जिद पे नहीं अड़े, किसान जिद पे नहीं अड़े। आप जो बिल लेकर आए हो, गलत जन विरोधी बिल लेकर आए हो, जो आपके वर्कर्स के राइट्स हैं उनको दबा रहे हो, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी वाला अमेंडमेंट बिल है उसके अंदर जो आप कर रहे हो, मिनिमम वेजेस का इशू है, इनको इश्यूज से भटक कर सारी इधर उधर की बात कर दी। और जबकि हर वर्क की, आपको पता है यूरोप के वर्किंग आवर्स क्या है? आपको यूएस के वर्किंग आवर्स पता है? आपको पता है किस बात का विरोध हो रहा है, कितने वर्किंग आवर्स हैं, क्या लोगों की स्ट्राइक के इश्यूज क्या हैं? यहाँ पे आके बैठने लग गए, युवाओं की बात कर रहे हो। आप भर्तियां तो पूरी की पूरी भर नहीं पा रहे हो आप। अभी पीछे असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर वाला जो पीजीटी वाला पेपर था, उसके अंदर पता है आपको 39 बच्चे 5600 में से सिर्फ 39 आपने करे हैं। सारी भर्तियां तो आपकी खाली पड़ी हैं। 2 लाख तो आपके पक्के पद खाली पड़े हुए हैं। बात कर रहे हो बुढ़ापा पेंशन आप काट रहे हो, महिलाओं की महंगाई में आपने कमर तोड़ दी, युवा नशे के अंदर खत्म हो गया, किसानों को एमएसपी नहीं दे रहे, उसकी कटौती कर रहे हो, किसान कर्ज में डूबा हुआ है। 31 किसान हर रोज सुसाइड कर रहा है, एनसीआरबी का डेटा कहता है। क्यों किसान सड़कों के ऊपर? आपको पता है सच्चाई के इश्यूज क्या है? आप या मेरा वर्ग, हर वर्ग का हमें ये देखना पड़ता है। हर वर्ग की ऐसी तैसी कर दी, हर वर्ग की कमर तोड़ दी, हमें तो पता नहीं क्या ध्यान रखना पड़ता है। आपको पता है यूएस की ट्रेड डील के अंदर आप क्यों विरोध कर रहे हैं? आपको पता है कि किस रेट के अंदर सेब आएगा? 80 रुपए प्रति किलो के अंदर क्यों हिमाचल, पूरा कश्मीर क्यों विरोध कर रहा है आपका? आपको पता है बैक एंड से जैसे पहले काले कानून लेके आए थे, आप कैसे आपने यूएसए ट्रेड डील के अंदर बैक एंड से, पता है आपको कितनी सब्सिडी देता है यूएस अपने किसान को? पता है आपको 60 लाख से लेकर 2.25 करोड़? मैं बोलूंगा तो भाग जाएगा। रामराज जी मैं आपके पास आऊंगी, आप जवाब दीजिएगा। क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? जब जो बोलना है, कुछ नहीं आपके पास बोलने को, कुछ नहीं है आपके पास बोलने को। आपके पास रजत जी देखिए, आप अपनी बात को रखिए ना। क्या आपको कौन सिखा सकता है भैया? जिसके आका की भर्ती घोटाला में सजा हुई हो, जिसके आका की भर्ती घोटाला में सजा हुई हो, वो हमारे को ज्ञान बांट रहे हैं। आपके आका की रामराज जी, रजत जी देखिए, मेरे को दोनों को म्यूट कराना पड़ेगा, ऐसे चर्चा संभव नहीं है। और रजत जी आप सिर्फ इस मुद्दे पर बात कीजिए। मैंने तो मुद्दे से उनको कितना पता है कितना नहीं, वो अपनी बात को रखेंगे ना, ऐसे चर्चा नहीं होगी ना। मुद्दे से अलग कोई बात, मैंने तो मुद्दे से अलग कोई बात ही नहीं करी। आप बताइए जो ये बातें। देखिए रजत जी पर्सनल जाएंगे तो फिर चर्चा नहीं होगी। अलग रखे हैं। अच्छा, यूएस की ट्रेड डील किसानों को कैसे खत्म करेगी, वो हमने अलग रखी है। हमने लेबर लॉस की बात करी है, वो अलग रखी है। वर्कर्स की राइट्स की बात करी है, वो अलग रखी है। किसानों की बात करी है, वो अलग रखी है। ठीक है। जो बिजली अमेंडमेंट बिल की बात करी है, वो अलग रखी है। जो आप बिल लेके आए उसी का विरोध हो रहा है। मैंने कौन सी अलग बात रखी है? ठीक है रजत जी, रामराज जी जवाब देना चाह रहे हैं। रामराज जी जवाब दीजिए। इन्होंने टॉपिक के ऊपर एक भी बात नहीं करी, और जिनके आका की भर्ती घोटाला में सजा हो रखी है वो हमारे को ज्ञान बांट रहे हैं। ये टॉपिक है? अगर हमारे को शिक्षा दे रहे हैं, ये टॉपिक है क्या? आपने भर्ती के बारे में बात किया ना। रामराज जी देखिए, आप मुद्दे से भटक रहे हैं, ऐसे चर्चा नहीं होगी। मैं आगे बढ़ जाऊंगी। कुलदीप सेंगर की बात, आपको मैंने जवाब देने का मौका दिया है। अपने भर्ती के बारे में ठीक है, हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं AISGEF से, सुभाष लांबा जी। देखिए मेरा सवाल आपसे रहने वाला है, जिस तरीके से अब कर्मचारी सड़कों पर उतर गए हैं और ये पूरा मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है, कुछ मुख्य मांगे रखी जा रही है, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? जी सुभाष जी। देखिए मैडम जी, सबसे पहले तो मेरी इस बात की कड़ी नाराजगी है कि जो इशू हैं आज स्ट्राइक के, उन पर चर्चा होने की बजाय एक योजनाबद्ध तरीके से दाएं बाएं बात को घुमा करके टाइम पास करने की योजना है जी। और आपको भी मतलब एक उसकी बात के लिए दूसरे को म्यूट कर देना चाहिए।
जहां तक आज की हड़ताल का मुद्दा है, मतलब हम ये दावा कर रहे हैं पूरे देश में कि लगभग 30 करोड़ मजदूर और कर्मचारियों ने भाग लिया है, और ये वैसे ही भाग नहीं लिया है। और हरियाणा में भी लाखों की संख्या में कर्मचारी और मजदूर ये हड़ताल में पार्टिसिपेट किया है। जो ये बसों की संख्या गिनवा रहे हैं, 1-2 डिपो को छोड़ करके लगभग डिपो में बसें भी बंद रही हैं, चाहे बिजली का सेक्टर है, लोकल बॉडीज हैं, इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ, P&R, रेवेन्यू, महिला बाल विकास, पंचायत विभाग, सब में कंप्लीटली हड़ताल है और यूनिवर्सिटी बंद है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई कहे हुए हड़ताल नहीं है तो वो उसकी अपनी मर्जी है, वो खुश हो सकते हैं। जहां तक हड़ताल के मुद्दों का सवाल है, सबसे पहले तो मैं ये बोल रहा हूं कि जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बोलते थे कि भाई बातचीत करनी चाहिए, 2019 के बाद प्रदेश की सरकार ने सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और मुख्य जो संगठन है किसी से भी आज तक बातचीत नहीं की है। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि माननीय हाई कोर्ट का डिसीजन है 31 दिसंबर 2025 को कि जिसकी 10 साल की सर्विस हो गई हो उन सब की कर्मचारियों को, ठेका कर्मचारियों को रेगुलर करना चाहिए। 8 सप्ताह का समय है, अब तक सरकार ने उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। ठेका कर्मचारियों को 58 साल तक कच्चा ही रखने की पक्की गारंटी दे रहे हैं। हमें जॉब सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमें रेगुलाइजेशन चाहिए। माननीय हाई कोर्ट ने भी बोला है, उस पर सरकार को जवाब देना चाहिए कि वो रेगुलाइजेशन क्यों नहीं कर रही। एक बात। दूसरी बात, आज प्रदेश में पॉपुलेशन के हिसाब से, आबादी के हिसाब से और वर्कलोड के हिसाब से 5 लाख से ज्यादा पोस्टें वैकेंट पड़ी हुई हैं। उनको स्थायी भर्ती से भरते हुए बेरोजगार रोजगार देने का जो एजेंडा सरकार का होना चाहिए वो नहीं है। 1.5 लाख के करीब कॉन्ट्रैक्ट पर एम्प्लॉइज रखे हैं, रेगुलर भर्ती उस रेशो में नहीं हो रही है। दूसरी बात, जो लेबर कोड्स की बात है, ये बिल्कुल ठीक साथियों ने फरमाया इस पे। लेबर कोड, हम स्टेक होल्डर एम्प्लॉइज और मजदूर हैं, क्या उनसे बातचीत करके लेबर कोड नहीं बनाने चाहिए? मतलब 3 कृषि कानून बनाएंगे तो किसानों से बातचीत नहीं करेंगे, 29 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड बनाएंगे तो कर्मचारियों से, मजदूरों से बातचीत नहीं करेंगे। मालूम है क्या है लेबर कोड में? 300 कर्मचारी जो कारखाने में काम करते हैं और मालिक छटनी करेगा तो किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और 90% कारखाने इतने हैं, ऐसे हैं जिसमें 300 से कम की संख्या है, तो छटनी का पूरी तरीके से अधिकार दे दिया है। 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम लिया जाएगा। अगर 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट हो तो तीसरे हिस्से के बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सकता है। लेकिन सरकार को बेरोजगार को रोजगार देने की चिंता नहीं है, पूंजीपतियों की चिंता है कि उनके मुनाफे कैसे बढ़े। और अब फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होगा, रेगुलर भर्तियां उस तरीके से नहीं होगी। तो ये इस तरीके से, और हड़ताल का जो अधिकार है उसको पाबंदी लगाई जा रही है, यूनियन बनाने पर पाबंदी लगाई जा रही है, हड़ताल करने पर जेल की सजा तक प्रोविजन कर रखा है। तो इसका मतलब विरोध जबरदस्त तरीके से हो रहा है। ये जो बिजली संशोधन बिल है, चंडीगढ़ का डिपार्टमेंट यही नजदीक है, कोई मूल्यांकन नहीं किया। 2500 करोड़ की प्रॉपर्टीज है उसकी, कोई मूल्यांकन नहीं किया। 174 करोड़ रुपए बेस प्राइस रख करके 871 करोड़ रुपए में बिजली डिपार्टमेंट चंडीगढ़ का बेच दिया, जबकि 250 करोड़ का प्रॉफिट हर साल का उसका है। और जिसको बेचा है बीजेपी को इलेक्ट्रोल बॉन्ड में 125 करोड़ रुपए चंदा दिया है। कोलकाता की वो कंपनी है, उसको आप जांच कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में ये बिजली का निजीकरण किया है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो निश्चित तौर से सब्सिडी, क्रॉस सब्सिडी खत्म होगी, गरीब की और किसान की पहुंच से बाहर हो जाएगी। 7 रुपए 46 पैसे पर यूनिट है बिजली, और 16% मुनाफे की गारंटी दी है। 7.5 हार्स पावर का अगर कोई ट्यूबवेल है और 6 घंटे चलेगा तो उसकी 36 यूनिट खर्च होंगी, और 7 रुपए 46 पैसे प्लस उसका 10 रुपए पर यूनिट बढ़ेगी। 36 यूनिट खर्च होंगी, 360 रुपए एक दिन का खर्चा आएगा उसका। आप देखेंगे एक महीने का 10,200 रुपए का किसान का बिल आएगा, वो कैसे भर पाएगा उसे? तो पूरी तरीके से जो हमारा ढांचा है, जो प्राइवेट लाइसेंस देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में प्राइवेट लोग आएंगे, 1 पैसे का इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा उनको, और मुनाफा ही मुनाफा खरीदेंगे। उससे पहले प्रीपेड स्मार्ट मीटर ले आए हैं, और वो भी प्राइवेट लोगों को ठेका उसका दे दिया है। 4,000 रुपए कीमत नहीं है, 10,000 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। 26 करोड़ कंज्यूमर हैं, 2,60,000 करोड़ का बिजनेस वो भी प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। तो ये बिल मतलब मामला है। अब ये जो पोस्ट वैकेंट पड़ी है उनको नहीं भरा जा रहा। पुरानी पेंशन का सवाल है,
जब देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, MP, MLA तमाम जब ओल्ड पेंशन स्कीम ले सकते हैं, तो इस देश का कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम क्यों नहीं ले सकता? हमारे लिए बोलते हैं कि ये पाप है जो पुरानी पेंशन बहाली कर रहे हैं, खुद उस पाप में भागीदारी कर रहे हैं। ये पुरानी पेंशन का इसमें मामला है। 18 महीने का DA सरकार का दावा है कि रिकॉर्ड तोड़ GST कलेक्शन है, तो 18 महीने का DA जो कोविड काल में रोका था वो रिलीज क्यों नहीं किया जा रहा? आज हमारे जो पेंशनर हैं, पुरानी पेंशन से भी छेड़खानी की जा रही है। 8वां पे कमीशन जनवरी 2026 से लागू हो जाना चाहिए था, अब तक उसका कोई अता पता नहीं है। तो ये जो इशू हमारे हैं, तो हाउस रेंट की बात है, 25% ये होने के बाद, महंगाई भत्ता होने के बाद में उसमें बढ़ोतरी होगी स्लैब में, 50% के बाद बढ़ोतरी होगी 10, 20, 30 की, लेकिन हरियाणा सरकार ने आज तक कोई बढ़ोतरी नहीं की है। मतलब किसी भी वर्ग की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए हम किसको सुनाए बात? जो सरकार, जो प्रवक्ता बोल रहे हैं बीजेपी के, बातचीत करनी चाहिए, सरकार बातचीत तक करने को तैयार नहीं है, तो हम बात सुनाए तो किसको सुनाएं? तो ये इस तरीके से जो हमारे इशू हैं, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट इशू है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को रेगुलाइजेशन का इशू है, आज हड़ताल पूरी तरीके से कामयाब रही है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, CITU, इंटेक, एटेक, AIUT-UC, बैंक, बीमा, सब में ये हड़ताल कामयाब रही है। इसके बावजूद भी सरकार सत्ता के नशे में अहंकार होकर के ये कहे कि नहीं हड़ताल का कोई असर नहीं है, तो निश्चित तौर से आने वाले टाइम में इसका असर पड़ेगा। भाजपा को पूरे देश में पार्लियामेंट में 23.5 करोड़ के करीब वोट मिली थी, आज 30 करोड़ के करीब कर्मचारी मजदूर हड़ताल पर गए हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई ये कहे हड़ताल कामयाब नहीं है, तो समय बताएगा। और इन मुद्दों को लेकर के आज ये हड़ताल करके इसकी शुरुआत की है, और 1 अप्रैल से अगर ये लेबर कोड लागू करने का प्रयास सरकार ने किया, जैसे घोषणा की है, तो देश का मजदूर और कर्मचारी मिल करके अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। हड़ताल करने का हमारा शौक नहीं है, और ये जो देवतुल्य जनता है जिसको तकलीफ नहीं होना देना चाहती सरकार, उस देवतुल्य जनता की बचाने की ही मांग कर रहे हैं। बिजली प्राइवेट हो जाएगी तो गरीब के और किसान की पहुंच से बाहर हो जाएगी। ये ठेका प्रथा, प्रदेश का यूथ है जो मेहनत कर रहा है, उसको पक्की नौकरी क्यों नहीं मिल रही? ये सारा का सारा आउटसोर्स ठेका प्रथा लागू क्यों की जा रही है? ये 58 साल तक जॉब सिक्योरिटी के नाम पर परमानेंट कच्चा रखने की गारंटी क्यों दी जा रही है? उनकी नौकरी पक्की क्यों नहीं की जा रही? ये सवाल है जिसको लेकर के आज हड़ताल थी, और व्यापक समर्थन मिला है। ऐतिहासिक अभूतपूर्व हड़ताल हुई है। तो सरकार को थोड़ा सा नीचे आकर के इन कर्मचारियों की, मजदूरों की भावनाओं को समझते हुए बातचीत का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। और सबसे पहले विश्वास बहाल करने के लिए प्रदेश के तमाम प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करें। माननीय हाई कोर्ट का फैसला है, उसके बाद एक बातचीत की प्रक्रिया शुरू होती है, और फिर आगे माहौल बनता है। इतना ही मैंने कहना। ठीक है सुभाष जी। रामराज जी, देखिए अब मैं आपसे चाहूंगी आप स्पष्ट जवाब दीजिएगा। आपने अच्छे से सुना सुभाष जी को। साफ तौर पर जिस तरीके से आपकी तरफ से कहा गया, हम चाहते हैं कि बातचीत हो और बातचीत से ही समाधान होगा। सुभाष जी तो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई पहल ही नहीं की जा रही है, बातचीत हो ही नहीं रही है, तो समाधान कैसे होगा? जी रामराज जी। देखो, सरकार की तरफ से पहल भी हो चुकी है, पहले भी वार्ताएं हुई हैं और वार्ता जारी है। और जहां तक मुख्यमंत्री जी की बात है, मुख्यमंत्री 2019 से कोई बातचीत नहीं हुई, गलत गुमराह ना करें आप। सुभाष मेरे भाई बात तो सुन ले। अरे मेरे भाई बात तो 2019 से बात नहीं हुई ना, आपकी गलत बात क्यों सुन ले भाई? हमें आप बातचीत की बताओ, फैक्ट बताओ ना, फैक्ट पर बोलिए कि बातचीत ही नहीं होता 19 के। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में बातचीत हुई थी, उसके बाद कोई बात ही नहीं हुई। ठीक है सुभाष जी। रामराज जी बताइए। मैं बोल लिया जी, रामराज जी कंटिन्यू कीजिए। ऐसा है, जहां तक इन्होंने ये बात कही है ना ठेका प्रथा वाली, हमारी सरकार ने ठेका प्रथा खत्म कर दी और हम HKRN लेकर आए। पहले ठेकेदार क्या करता था, ये दोनों प्रवक्ता बैठे, इनके टाइम की बात बता रहा हूं मैं। इनके टाइम में ठेका प्रथा होती थी, मुख्यमंत्री हर डिपार्टमेंट का अपने चेते को ठेका दे देता था, और वो ठेकेदार पैसे लेकर भर्ती करता, 2, 4, 6 महीने रखता ना, उसका PF ESI जमा कराता, फिर उसको निकाल देता, फिर भर्ती करता, फिर उसको ऐसे निकाल देता। इस प्रथा को हमारी सरकार ने खत्म किया और हम HKRN लेकर आए, कौशल रोजगार निगम हम लेकर आए। और इस कौशल रोजगार निगम में ये वही कर्मचारी हैं जो इनके टाइम में ठेका प्रथा होती थी। ये ठेका प्रथा के बच्चे हैं, ठेकेदारी के बच्चे हैं ये।
और दूसरा मैं बताऊं, माननीय मुख्यमंत्री जी जुबान के धनी है। इन्होंने उस टाइम में इलेक्शन से पहले जब हमारी पार्टी ने सेकंड टर्म का इन्होंने मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था, तब इन्होंने कहा था कि भाई मेरे लिए ये हमारे जो ठेका प्रथा वाले बच्चे हैं, बीच में टोक रही हूं, मैं आपके पास आऊंगी, आप कंटिन्यू कीजिएगा। इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय पर पिछले करीब 5 महीनों से धरना दे रहे LCLO कर्मचारियों ने गुरुवार को एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर रोष जताया। यूनियन प्रधान पवन ने साफ तौर पर इस पूरे मामले पर कहा है कि उनकी मुख्य मांग LCLO कर्मचारियों को CPLO में शामिल करने की है। उनका यहां पर कहना है कि इस मांग को लेकर वे पिछले 5 महीनों से लगातार धरने पर बैठे हैं और कई बार मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। इसके बावजूद कोई भी समाधान नहीं हुआ, उनकी मांगों को सकारात्मक तरीके से नहीं लिया गया और कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे मुख्यमंत्री आवास कार्यालय पर भी प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री के नाम दोबारा से ज्ञापन सौंपेंगे। 5 महीने से साफ तौर पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है, इनकी तरफ से कहा गया कि बार बार हमने अपनी मांग रखी पर कोई समाधान नहीं हो रहा है, कोई भी नहीं सुन रहा है। हमने अपनी ये मांगे जो है साफ तौर पर सभी के सामने रखी है, उसके बावजूद कोई समाधान नहीं हो रहा है। जहां एक तरफ कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि हम बातचीत कर रहे हैं और बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है। ये प्रदर्शन की हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं सभी एकजुट होकर नारेबाजी करते हुए नजर आए और अपनी मांगों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। ये कुरुक्षेत्र की तस्वीरें हैं। लघु सचिवालय पर पिछले करीब 5 महीनों से धरना दे रहे LCLO कर्मचारियों ने गुरुवार को एक बार फिर से जोरदार प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर रोष प्रकट किया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक बार फिर से चर्चा की ओर लौटते हैं। रामराज जी, अपनी बात को आप रख रहे थे, पर सर एक बार इस सवाल का और जवाब दीजिएगा। अब आपने सुना भी होगा, मैंने खबर को सामने रखा किस तरीके से सर कहा जा रहा है कि 5 महीने से हम लगातार अपनी मांग को रख रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सरकार का कोई रुख जो है उनकी तरफ देखने को नहीं मिल रहा है, उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। एक बार वो फिर से साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम पत्र दोबारा लिखेंगे और सामने इस बात को रखेंगे और हमने अभी तस्वीरें भी दिखाई प्रदर्शन की। जी रामराज जी। देखो, मैंने आपको बताया ये हमारी सरकार सभी वर्गों के लिए कार्य कर रही है। कर्मचारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे हमारे बुजुर्ग हो, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, हमारी बहनों हो, चाहे हमारे युवा शक्ति हो, ये सभी वर्गों के लिए सरकार काम कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। क्षत्रिय बरादरी के मसीहा हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं। आप इनसे दोनों प्रवक्ताओं से पूछना, इनके टाइम में भर्तियां कैसे होती थी? परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद। हमारी सरकार आते ही इस वाद को तोड़ा और आदरणीय मनोहर लाल जी उस टाइम में मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा भाई पूरा हरियाणा का बच्चा मेरा बच्चा है, पूरा हरियाणा मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। और उन्होंने कहा भाई मैं इस व्यवस्था को चेंज करूंगा। उन्होंने चेंज किया और उस टाइम से मेरिट के आधार पर बिना खर्चे बिना पर्ची के नौकरियां मिल रही हैं। ये हमारी सरकार करी है। डॉक्टर रामराज जी, पर ये मेरा सवाल ही नहीं है। मैंने पूछा ही नहीं आपसे कि किस तरीके से नौकरी मिल रही है, क्या हो रहा है। मेरा सवाल ही था ही नहीं। मेरा सवाल आपसे ये है, आपने बोला कि हम वार्ता करने को तैयार हैं, वार्ता कर रहे हैं। वार्ता कर रहे हैं तो प्रदर्शन क्यों हो रहा है? वार्ता जारी है, वार्ता जारी है। इसका समाधान भी जल्दी निकलेगा। और जो इन्होंने ठेकेदारी प्रथा के ऊपर इन्होंने बात कही थी, इनका मैंने जवाब दिया था। ठेकेदारी प्रथा हमारी सरकार ने खत्म करी थी, मैंने पहले भी आपको बताया था। और HKR हम लेकर आए थे। ये वही बच्चे थे जो इनके टाइम में ठेकेदारी प्रथा में काम करते थे। माननीय मुख्यमंत्री जुबान के धनी है, वो एक स्पेशल विधेयक रिटायरमेंट तक इन कर्मचारियों के भलाई के लिए लेकर आए। उनको रिटायरमेंट तक रोजगार की गारंटी दी और उन्होंने वायदा किया था, वायदा निभाया और करीब 1.25 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा हुआ। ठीक है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, ये जो हमारे भाई लांबा साहब कह रहे थे, इन्होंने ये भी पूछना कि आप तो कर्मचारियों के नेता हैं, आप यूनियन के अध्यक्ष हैं। मेरे भाई ये भी बता दे, ये दोनों प्रवक्ताओं से पूछ ले, इनके टाइम में भर्तियां कैसे होती है, ये भी पूछ लो। आपका अधिकार है, आप कर्मचारी हितैषी हैं,
कर्मचारियों के आप ट्रेनिंग रामराज जी देखिए, चुनाव किस लिए होते हैं? उन्होंने आपको चुना, अब सवाल तो वो आपसे ही करेंगे ना, उनको पिछली सरकार से क्यों सवाल करने हैं? अभी सत्ता में आप हैं तो सवाल आपसे ही होगा, सवाल पिछली सरकार से नहीं होगा। ठीक है, ठीक है रामराज जी। आईएनएलडी से रजत पंजेटा जी भी जुड़े हुए हैं। रजत जी, अरे हमारी जनता जाग चुकी है, आपकी बहकाई मारने वाले नहीं है। ठीक है, आपने पहले किसानों को भड़काया, अब किसान जाग चुका, आपकी बहकाई मारने वाला नहीं है, आपकी भड़काई में नहीं आएगा। आप कर्मचारियों को बहकाने का कोशिश कर रहे हो। आज कर्मचारी हमारे साथ है, कर्मचारी किसी की बहकाई मारने वाला नहीं है। जो कर्मचारी लगे हैं इनमें ज्यादातर हमारी सरकार में लगे हैं और बिना खर्ची बिना पर्ची के लगे हैं, मेहनत के आधार पर लगे हैं। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, 3 पीढ़ी खाली चली जाएगी। अरे कोई चपरासी तक के दर्शन नहीं होते थे। आज कला। ठीक है रामराज जी, ठीक है, ठीक है। देखिए रामराज जी, अब कर्मचारी तो सड़कों पर है, किसके भड़काने पर आ रहे हैं, जो भी समस्या है बातचीत कीजिए, उसका समाधान कीजिए। ठीक है रजत जी, अपनी बात को रखिए। ठीक है रामराज जी, ठीक है, मैं आपकी बात लौटूंगी, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। रजत जी देखिए, मैंने बड़ा धैर्यपूर्वक इनको सुना, आपने देखा, और मैंने इनके समय में कुछ भी बोले, कुछ मर्जी बोले, क्योंकि इनका समय है, बीच में टोकना मेरे संस्कार नहीं है, और मैं भी उम्मीद करूंगा कि बीच में ये कुछ ना बोले। इन्होंने बात करी HKRN की। HKRN जो है वो आज भी कच्ची नौकरी का पक्का अड्डे से ज्यादा कुछ नहीं है, और इनको ये ही नहीं पता लग रहा, ये जो बोल रहे हैं उसके खिलाफ ही तो हड़ताल थी। इन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया कि ये जो आप 58 साल तक की जॉब की सिक्योरिटी दे रहे हो, उसको आप अपने पास रखिए, वो नहीं चाहिए, पक्की नौकरी चाहिए। हमारे समय में 4 लाख से अधिक पक्के कर्मचारी थे और OPS भी थी। इनके समय में ना तो OPS है और पक्के कर्मचारी इनके लगभग 2-2.25 लाख हैं, इससे ज्यादा पक्के कर्मचारी नहीं है। और जैसे ये बोल रहे हैं कि बाहर निकाल दिया जाता था, HKRN वालों को भी चिट्ठी देके बाहर निकाल दिया जाता है। ना तो इनसे अग्निवीर की मांग करी थी कि अस्थायी फौज की भर्ती, अस्थायी, अरे आज की मांग क्या है? फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट चाहिए, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट। फिक्स्ड नहीं चाहिए, आप थोड़े समय के लिए नहीं चाहिए, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट चाहिए। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की मांग हो रही है, ना कि अस्थायी रोजगार की बात हो रही है। और HKRN सबको पता है, और आज भी निकाले जा रहे हैं। 6 महीने बाद, 8 महीने बाद आज भी लेटर थमा दिया जाता है, केवल नंबर बढ़ाते हैं, हमारे आंकड़े बढ़ाने के लिए है। उसके बाद ये बोल रहे थे कि नौकरी ऐसे दी जाती है, वैसे दी जाती है। जो वो भर्ती थी भाई साहब जिसकी आप बात कर रहे थे, पहली बात तो सारे हरियाणा के थे, दूसरा परिवार का एक नहीं था, तीसरा उसमें थे प्रॉपर HCS लगे आपकी सरकार के अंदर, और अगर वो लायक नहीं होते तो उसमें से कोई बच्चा प्रॉपर HCS का पेपर नहीं क्लियर कर सकता था, वो आप ही के समय में लगे आके। दूसरा ये बात हो रही थी, चलो हमारे समय में प्रदेश के बच्चों को नौकरी मिलती थी, अरे आपके समय में तो 2019 में SDO इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के भर्ती हुए थे 80, आपको उसमें से सिर्फ 2 मिले हरियाणा के। पूरा ढूंढा आपने, सिर्फ 2 हरियाणा के मिले आपको। आपने असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के भर्ती किए 18 में से 11 बाहर के, HCS 2017 में से 1/3 वो बाहर के, लेक्चरर टेक्निकल के ग्रुप बी के 157 में से 106 बाहर के, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर आपके 26 में से 12 बाहर के, BDPO आपके 7 में से 4 बाहर के, असिस्टेंट प्रोफेसर के आपके लगभग मतलब आप ये लगा के चलो 80% जो है वो हरियाणा के नहीं है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के सिंचाई विभाग के वहां आपके 28 बाहर के, HPSC के PGT के आधे बाहर के, MBBS के एग्जाम में आपका घोटाला अभी पता होगा आपको, वो शाही वाला जो इशू था, वो अखबार पढ़ते हो आप, ADO, AMO, PGT लगभग सभी, मतलब आप ये लगाकर चलिए 2019 की तो इन्होंने 978 तो पोस्ट ही परमानेंट बंद कर दी, रिमूव ही कर दी। पहले इन्होंने 13,000 कुछ रिमूव करी थी, बंद करी थी। आपके हरियाणा के आपके बच्चे मेरिट के नाम पे, आप हरियाणा के बच्चों को आपके लगते नहीं हो कि मेरिटोरियस स्टूडेंट है, आपको लगते नहीं कि वो किसी पढ़ाई के लायक है, क्योंकि आपके HPSC के चेयरमैन की बयान है, मेरा बयान नहीं है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले इंग्लिश वाले, आपको पता है उसमें से जो बच्चे स्ट्राइक पे बैठे हैं, ध्यान नहीं आपको कि चलो गर्मी सर्दी में कोई पढ़ा है तो पढ़ा है, आपको बच्चे नहीं मिले हरियाणा के भर्ती करने के लिए, आपने पोस्टें खाली छोड़ रखी। पता है आपको दोबारा, आपको आइडिया है कुछ, आपने कितनी HCS की आपने 100 में से 61 भरी है, 39 खाली,
एडीओ की पिछले वाले की, अभी जो एडवर्टाइजमेंट आई है उसकी बात नहीं कर रहा, एडीओ एग्रीकल्चर 600 में से 50 भरी, 550 बार की। पीजीटी म्यूजिक की 80 में से 25 भरी, 55 खाली छोड़ दी। आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर 805 में से 530 भरे, 275 खाली छोड़ दिए। इलेक्ट्रिकल के लेक्चरर 61 में से 40 भरे, 21 खाली छोड़ दिए। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस 287 में से 192 भरे, 95 खाली छोड़ दिए। हरियाणा के बच्चों को जरूरत नहीं है लेक्चरर इंस्ट्रूमेंटेशन के, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के 44 में से 34, उसके बाद 17 में से 8 भरे, 9 खाली छोड़ दिए। असिस्टेंट प्रोफेसर वो 2424 जो पहले, अब आपने दोबारा उसको री एडवर्टाइज किया है, उसमें 327 आपने पहले खाली छोड़ दिए थे। कितनी भर्तियां तो रद्द हो चुकी है। अरे मुख्यमंत्री ने खुद पुलिस की और भर्तियों की जो रद्द होने की बात पिछले विधानसभा सत्र में उसके ऊपर विधानसभा के पटल पे कबूली है। आपको हरियाणा के किसी का मतलब ध्यान नहीं। अभी आप कह रहे थे एक भी इश्यू, वर्ग सारे सभी वर्गों का बुरा हाल। आप बताओ, टीचर्स भी स्ट्राइक पे थे इसमें, सेंट्रल सिविल सर्विसेज के ऑफिसर स्ट्राइक पे थे इसमें, ट्रेड यूनियंस थी इसमें। इसके अंदर क्या मुद्दा था? कंट्रैक्चुअल वाले नहीं, रेगुलराइज कीजिए। आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, उसको विड्रॉ करने की मांग थी। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को निजीकरण के खिलाफ, उसके ऊपर मांग थी। एसकेएम इसमें भर्ती है, ट्रांसपोर्ट वाले इसमें थे, 30 करोड़ वर्कर आपको जो इसमें भर्ती थे, 14 ट्रेड यूनियन थी, आपको कुछ भी नहीं दिखा इसमें से। एक शब्द आपने पूरी डिबेट में केवल पॉलिटिकल उलझाने की बजाय कि ये ऐसे करता है, वो ये करता है, मुझे सिखाएगा। अरे आपको कौन सिखाएगा भैया? और मुझे क्या करना है आपको सिखा के? मेरा लेना, आपका क्या लेना देना? आप अपने हिसाब से बोलो। मगर आपको जो बिल्कुल सही करेक्ट किया, अभी हमारे एक और बैठे हैं पैनलिस्ट, और मैं तो कहता हूं मेरा समय भी अगर आप बचा होगा तो आप उनको दीजिए, आप उनको बुलवाइए। सारे के सारे की इश्यूज उठाने के बाद भी आपने कहा कि समय दिया, वो 2019 से समय ही नहीं दिया। आप तो सिर्फ पॉलिटिकल बात कर रहे हो। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप डिबेट को घुमा रहे हो। आपने पहले कांग्रेस के साथ किया, मेरे साथ किया, उनके साथ आपको संयम के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि कम से कम आपने संयम से उनको सुना, और मैंने भी आपको नहीं टोका, आपने मुझे भी संयम से सुना, इसलिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप जैसे बात करेंगे, डिबेट करेंगे, हम भी आपके साथ वैसे ही रिस्पॉन्ड करेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे। ठीक है रजत जी, हो रहा ना रामराज जी, रखिए अब अपनी बात को जी। देखो, मैं ये दोनों भाई बैठे हैं और वो हमारे कर्मचारी नेता हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं पहले तो उनसे विनम्र आग्रह करता हूं कि जनहित में अपनी स्ट्राइक वापस लें, और आपकी मांगों के ऊपर सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही है। और जो जहां तक कर्मचारी हित की सवाल है, हमारी सरकार कर्मचारी के हितों के लिए हमेशा पहले भी तैयार थी, आज भी तैयार है। और ये सभी, चाहे कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, चाहे हमारी युवा शक्ति हो, ये सभी के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और हमारा जो देश है वो विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में 2047 तक उन्होंने सपना लेके आया है, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी उसको साकार करने में लगे हुए हैं। और जिस तरह से हमारे बुनियादी ढांचा मजबूत हो रहा है, जिस तरह से हमारे समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, चाहे एमएलए किसी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे और इन लोग का हो, सबके समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे। पहले तो रोहतक से बाहर तो कहीं विकास कार्य गए नहीं थे। रोहतक की सीमा से निकलते ही ऐसे गड्ढे खोद दिए जाते थे जैसे वो कोई दूसरे देश की सीमा शुरू होगी हो। ये पूछिए ललित भाई, ये वो यहीं का रहने वाला है, सोनीपत का, पूछिए इनसे। गुहाना से आगे जींद शुरू हो जाता है, वहां पे रोड आज अब हमने शुरू किया है, हमने बनाए, हमारी सरकार आने के बाद में ऐसे इलाका माजरा से आके हमने बनवाए। और दूसरा, जहां तक बात है, ये सभी वर्गों की सरकार है, ये कर्मचारियों की सरकार है, किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, युवाओं की सरकार है, मातृशक्ति की सरकार है, ये दबे कुचलों की सरकार है, ये शोषित समाज की सरकार है, ये वंचित समाज की सरकार है, ये सभी वर्गों की सरकार है। और माननीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटे उनके दरवाजे खुले रहते हैं। और मैं इनसे भी, विपक्ष वाले भाइयों से भी विनम्र आग्रह करता हूं कि कर्मचारियों को इनमें राजनीति ना करें और इसमें अपनी आहुति ना डालें। जैसे किसानों के मामले में उन्होंने आहुति डाली थी, तो किसान अब इनके चुंगल से बाहर निकल गया, अब किसान इनकी बेकाई में नहीं आ रहा, कर्मचारी भी इनकी बेकाई में नहीं आएंगे। गुरनाम सिंह चटूनी की, एक बार गुरनाम सिंह चटूनी की भी आप किसी दिन वो सुना देना उनकी स्टेटमेंट भी, तो उन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा था, भाइयों हमने माहौल बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कांग्रेस उसको कैश नहीं कर पाई। इसका मतलब इनकी उनकी कोई किसानों की इनकी कोई डील हुई होगी।
और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से भी विनम्र आग्रह करता हूं कि आप संयम रखें और सरकार आपके साथ है, आपकी भावनाओं का अहित नहीं होने देगी और जन सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा, जनता के हितों का ध्यान रखा जाएगा और कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी। सरकार के पास में सारे विकल्प हैं। जी ठीक है जी। ललित जी आप अपनी बात को रखिए। जी मैं ये कहना चाहता हूं कि बेसिकली जो आज देश के हालात है ना, और मजदूर क्या सोचता है वो है क्रोनिक कैपिटलिज्म की वजह से सरकार जो नियम बना रही है ना, उन नियमों के विरोध में, क्योंकि कर्मचारी का शोषण हो रहा है, हर जगह उसका नुकसान हो रहा है। अब देखिए अनुबंधों में, सब्सिडी में, कर छूट में, नीतिगत पक्षपात में, सारा कुछ तो आप उनको दे रहे हो अपने कैपिटलिस्ट साथियों को। मजदूरों को कहते हो हड़ताल भी ना करो, हड़ताल फेल होगी तो आप ताली पीट रहे थे अभी यहाँ पे, अब थोड़ी देर में बदल भी जाते हो। हमारा ये कहना है कि बड़े घरानों को आपने, अंबानी को, टाटा को इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी दी, रक्षा बंटन उनको किया, गरीब और किसानों के लिए आपने क्या किया है? उनकी तो कल्याण योजनाओं में कटौती कर दी। बड़े पूंजीपतियों का ये जो कैपिटलिज्म की गारंटी है, ये उसको छोड़ के आप जो देश का कमेरा वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, आप उसका वर्क लाइफ बैलेंस बिगाड़ना चाहते हो। आप कच्चे कर्मचारियों को ठेके पे रखते हो। बात किससे करें? आप देखिए 30 करोड़ लोग हड़ताल पे चले गए हैं और ये कह रहे हैं बात कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, अरबपति 43% हो गए हिंदुस्तान में, ये गरीबों का खून चूस के नहीं हुए। इंटक क्यों हड़ताल कर रही है? एटक क्यों हड़ताल कर रही है? हिंदू मजदूर सभा क्यों हड़ताल कर रही है? अरे ये जो AICTU है ये भी कर रही है, UTUC भी कर रही है। आप ये चाह रहे हैं भारत विकसित राष्ट्र नहीं बने, आप ये चाह रहे हैं। रामराज जी देखिए मैंने आपको आपका समय दिया था, आगे भी मैं आपको समय दूंगी। अब एक बार ललित जी को कंप्लीट करने दीजिए। जी ललित जी कंटिन्यू कीजिए। इसमें देखिए संयुक्त किसान मोर्चा भी है, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉई एसोसिएशन और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन भी है। इसका असर और प्रभाव जो आप कह रहे हो ना नहीं है। हड़ताल का, बसें बंद है, प्रदर्शन है, कोल कंपनियां, PSU के गेट पे ताला है, तमिलनाडु, केरल सब जगह, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, गुजरात, बिहार, कोई हरियाणा नहीं, पंजाब की आप सरकार ने समर्थन दिया है। इवन ऑटो यूनियन तेलंगाना में इसको सपोर्ट कर रही है। आपका बैंकिंग सेक्टर डिसरप्ट है, ट्रांसपोर्ट डिसरप्ट है, बिजली, टेलीकॉम, कोयला, PSU सब जगह डिस्ट्रप्शन है। तो क्यों है? आप ये बताइए मुझे। चलो मैं आपसे 3 बुनियादी सवाल पूछता हूँ रामराज जी। देखिए आप ना थोड़ा सा बोलते हुए संयम रखें। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में आपका क्या कहना है? एम्प्लॉइज की ये बहुत बड़ी डिमांड है कि 2004 से जो पहले वाली व्यवस्था है वो की जाए। उनको ये नहीं चाहिए डिफाइंड वाली। ललित भाई 2006 में हरियाणा का मुख्यमंत्री बताइए, 2006 में हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन था बताना एक बार। अरे भाई पहले मेरे को बोलने दो ना। आज की तारीख में हड़ताल की मुख्य मांग है OPS का लागू करना। क्या आप उस पे ऊपर बातचीत करने को तैयार है? यही बता दो ना, नाराज क्यों हो रहे हो? जवाब देने में आप ये बताइए 2006 में हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन था बताइए ना आप एक बार। आप लेबर कोड बिल है, आपने कोविड के टाइम में मुख्यमंत्री कौन था? इस आदमी का इतना पागल आदमी है यार, ये दिमाग डिस्टर्ब रामराज जी देखिए अभी ललित जी को कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी। आप अपनी समय में अपनी बात को रखिएगा। आप मेरे से पूछ रहे थे, मैंने आपकी बात का जवाब दिया है। आपने बीच में क्यों बोल रहे हैं? यही तो कह रहा हूं। शब्दों की गरिमा बनाकर रखेंगे। रामराज जी मैं आपको आपका समय दूंगी, आप अपनी बात को रखिएगा। रामराज जी देखिए ऐसे चर्चा संभव नहीं है ना, समय की भी अब कमी है, समय भी खत्म होने जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इन्होंने कोविड में चोरी छुपके से ये लेबर कोड बिल करे, उनके बारे में कोड ऑफ वेजेस 2019 में कर दिया। उसके बाद इन्होंने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड को बना दिया, रिट्रेंचमेंट की बातें करी, 300 वाली बात हमारे भाई लांबा ने करी अभी। उसके बाद है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, आपने इसको भी बना दिया। आपने हेल्थ ऑक्यूपेशन सेफ्टी उसका बिल बना दिया। इन चारों को आप रिपील करने को तैयार हो? वर्कर बात करने को तैयार है? आप नहीं तैयार हो। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आपने 2025 में कर दिया, इसमें फार्मर का क्या फायदा है? रेगुलेटरी सुधार के नाम पे आप कुछ भी कह दोगे। आपने तो प्राइवेटाइजेशन का रास्ता खोल दिया। भाई प्राइवेट सेक्टर को सब कुछ दे देना है तो मजदूर बोले भी ना, हड़ताल भी ना करे। आप ये चाहते हो क्या? मैं ये कह रहा हूं कि अगर बातचीत का रास्ता खुला है तो 14 दिन पहले नोटिस भी दिया गया था। आपको सब पता है कि मशीनरी क्या है। फिर अगर नहीं पता तो आप कुछ नहीं जानते।
जो इंडस्ट्रियल रिलेशन मशीनरी है बात करने के लिए बुलाती है। आपने जब रास्ते ही बंद कर दिए बातचीत के तो कौन बात करता आपसे? हड़ताल से पूरे देश का नुकसान हुआ है। मजदूर जो है ना शौकिया हड़ताल नहीं करता, उसकी तनख्वाह कटती है, उसको लाठी पड़ती है, डंडे पड़ते हैं, और आप जैसे लोग यहाँ उनकी आलोचना करते हैं। आपके टाइम में ठीक है ललित जी, आपने जितने भी सवाल उठाए मैं उनका जवाब दूंगी। रामराज जी मैं आपके पास आऊंगी, रामराज जी मैं आपके पास आऊंगी, आपको समय दूंगी। मारुति की हुई थी, बड़ा मुश्किल से हमारी सरकार ने रोका था। आपके टाइम में तो रामराज जी, ललित जी देखिए एक ही करके ऐसे चर्चा नहीं होगी, मैं आपके पास आऊंगी। अभी सुभाष लांबा जी भी जुड़े हुए हैं। सुभाष जी रखिए अपनी बात को। एक तो मेरा आग्रह है कि बीजेपी के प्रवक्ता को तो मैं धन्यवाद ही करना चाहूंगा कि वो अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। इशू जो है ना उसको मतलब उस पर आने नहीं देते, दाएं बाएं करके टाइम टपा रहे हैं। दूसरी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बीच में कट गए थे जी। इन्होंने कहा कि हमने ठेका पट्टा बंद कर दिया और हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना दिया। पहले प्राइवेट ठेकेदार थे, अब सरकार ठेकेदार बन गई है। वो कोई रेगुलाइजेशन का इश्यू नहीं है। और वो जो एचकारण है हरियाणा कौशल रोजगार निगम और जो जॉब सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, मतलब कोई भी कर्मचारी 58 साल तक कच्चा ही रहेगा, इसकी पक्की गारंटी है हरियाणा कौशल रोजगार निगम। अगर रामलाल जी को ना पता हो तो उसमें लिखा है हुआ है उसके नोटिफिकेशन में कि जो एचकारण में जाएगा वो कभी भी रेगुलर होने का क्लेम नहीं करेगा और समान काम समान वेतन का दावा नहीं करेगा। ये काम बढ़िया इन्होंने किया। नंबर 1 तो ये है। दूसरा, हरियाणा में कितने स्कूल बंद हो गए ये मालूम होगा। और अब जो नई योजना लेकर के चिराग योजना आई है, 8 लाख रुपए तक जिसकी आमदनी है, अगर उसके बच्चे उन चिराग योजना के तहत स्कूलों में पढ़ेंगे, प्राइवेट स्कूलों में, तो प्राइमरी तक 700, मिडिल तक 900, 1100, हाई तक ये स्कूल की जो फीस है सरकार देगी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए। और सरकारी स्कूल में अगर पढ़ाएंगे तो ये फीस पेरेंट्स को देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि सरकार चाहती है कि सरकारी स्कूल बंद हो जाएं और प्राइवेट स्कूल फले फूलें। तो ये जो तरीका है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर ये होगा तो सारे सरकारी स्कूल बंद होंगे तो एजुकेशन जो है कितनी, सरकार जो है कब तक इस काम को कर सकती है? देर सवेर मतलब उससे शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा। तीसरी बात हम ये कह रहे हैं कि जो बार बार कहा जा रहा है कि भाई बातचीत, या तो रामलाल जी को मालूम नहीं है या जानबूझ करके उसको घुमा रहे हैं। जब मैं बार बार कह रहा हूं कि 2019 में लास्ट में जब मनोहर लाल जी खट्टर मुख्यमंत्री थे उनके साथ हमारी बातचीत थी, उसके बाद कोई बातचीत हुई ही नहीं। और हमने नोटिस 19 तारीख को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करके सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने सरकार को नोटिस भिजवाया था।